हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा इसका केरल। तो जो केरल की विधानसभा है उसने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि केरल राज्य का नाम बदला जाए। तो दोस्तों, इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है और केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया है कि जो केरल राज्य का नाम है उसको बदल करके केरलम किया जाए। क्या किया जाएगा दोस्तों? केरलम किया जाए। तो ये आग्रह किया गया है केंद्र सरकार से। अब ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बात को मानती है या नहीं मानती है। तो अभी केवल केरल विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के द्वारा पेश किया गया था और इसमें कहा गया है कि जो केरलम है वो मलयालम भाषा में यूज किया जाता है, यानी कि मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है, इसलिए अब इसको सभी जगह बदल देना चाहिए। वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए केरल राज्य 1 नवंबर से केरलियम 2023 मनाएगा। तो इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे केरल राज्य में। अब सवाल आता है कि भारतीय संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों के नाम बदलने के बारे में वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। तो हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसमें राज्यों के नाम बदलने का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि अगर किसी राज्य की सीमाएं बदलनी हो या नाम में परिवर्तन करना हो या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हो तो यह जो अधिकार है ये संसद को दिया गया है, यानी कि संसद के द्वारा नाम बदला जाएगा किसी राज्य का क्षेत्रफल भी बदला जाएगा, उसकी सीमाएं बदली जाएंगी। ठीक है, तो इस अनुच्छेद को जरूर आप नोट करिएगा। किसी भी राज्य का नाम कैसे बदला जाता है, यानी इसकी प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, अगर हम पहली प्रोसेस की बात करें तो इस नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो उस राज्य की विधानसभा से शुरू होती है। जैसे केरल ने एक प्रस्ताव पारित किया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा किसके पास? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार इसको एक बिल लेकर लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत करेगी, फिर इस बिल को पास किया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों दोनों सदनों में पास करने के बाद फिर इसको राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जी के अप्रूवल के बाद इसको दोस्तों लागू कर दिया जाएगा, यानी उस राज्य का नाम बदल जाएगा। एक प्रोसेस होती है कि जो केंद्र सरकार है वो खुद पहल करे। तो अगर केंद्र सरकार पहल शुरू करती है किसी भी राज्य के नाम बदलने की तो वो एक बिल लाती है, फिर इसके बाद ये जो बिल है राष्ट्रपति जी के पास जाता है। राष्ट्रपति जी फिर क्या काम करते हैं कि उस राज्य की विधानसभा से पूछते हैं कि क्या भाई ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया हो रही है इससे क्या सभी सहमत हैं, जो विधानसभा है ये सहमत है कि नहीं है। तो अगर विधानसभा की सहमति मिल जाती है तो फिर राष्ट्रपति जी इसको अप्रूवल दे देते हैं और फिर ये नाम बदल जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है किसी भी राज्य के नाम बदलने की। तो इस प्रोसेस को भी आप नोट कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। दोस्तों, केरल की बात आई है तो केरल की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल की अगर हम लोकेशन देखें तो ये आप केरल की लोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों, इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उसे आप ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है उसके विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाए, उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। अब यहाँ पर 2 प्रकार के टर्म आ रहे हैं, जीवाश्म ईंधन और गैर जीवाश्म ईंधन। तो दोस्तों, जो जीवों के अश्म से बने हुए हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोयला की और पेट्रोलियम पदार्थों की
तो ये कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, जो कि आजकल फ्यूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये गैर जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोग जो हैं वो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करें। तो हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 अगस्त 1893 को जर्मनी के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल के द्वारा डीजल इंजन को चलाने के लिए मूंगफली के तेल का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। तो इसी घटना को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व शेर दिवस। तो 10 अगस्त 2023 को यह दिवस मनाया गया है। दोस्तों शेरों के संरक्षण के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना पहली बार 2013 में बिग कैट रेस्क्यू के द्वारा की गई थी। दोस्तों भारत में वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। तो दोस्तों जो एशियाई शेर है उसका एकमात्र प्राकृतिक घर कौन है? वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। जून 2020 की बात करें तो गुजरात के गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की जो संख्या है वो बढ़कर 674 हो गई थी। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा असम में। तो दोस्तों असम राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा। अब ये खेल प्रतियोगिता होगी, यानी कि ये जो खेल महारण है वह क्या है? एक प्रकार की खेल प्रतियोगिता है जो कि असम में आयोजित की जाएगी 1 नवंबर से 10 जनवरी तक। तो 50 लाख से अधिक खिलाड़ी 5 खेल विधाओं एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो में भाग लेंगे और प्रतिस्पर्धा करेंगे। दोस्तों राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और कोकराझार और दीफू में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये असम सरकार के द्वारा खेल महारण का आयोजन किया जाना है और ये जो खेल महारण है ये एक खेल प्रतियोगिता है। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा असम राज्य में अभी हाल ही में गजय गोथा अभियान भी शुरू किया गया था। भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में अभी हाल ही में जल राहत अभ्यास आयोजित किया गया था। दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा विवाद को लेकर एक समझौता हुआ है और इस पर अभी हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया है। हेमंता बिश्वा शर्मा ने असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को भी शुरू किया है। असम की बात आई है तो राजधानी इसकी दिसपुर है। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। यहाँ पर 126 विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। और ये आप मैप देख सकते हैं, ये है असम राज्य का मैप। इसकी जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इसके अलावा मिजोरम और त्रिपुरा से लगती है। और दोस्तों इसकी सीमा पश्चिम बंगाल और इधर बांग्लादेश और भूटान से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नांडो विलाविसेंसियो किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जिनकी हत्या कर दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित होने हैं 20 अगस्त को। तो पहले दौर के जो इलेक्शन है ये 20 अगस्त को आयोजित होने हैं और इसी दौरान दोस्तों रैलियां हो रही थी। और जो फर्नांडो विलाविसेंसियो है ये इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में एक रैली कर रहे थे। तो इसी रैली के दौरान उनकी हत्या कर दी गई है। तो जो बंदूकधारी हैं वो कार से आते हैं और इनके सिर पर गोली मार देते हैं। इस प्रकार से उनकी हत्या की जाती है। और याद रखिएगा वर्तमान में इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? गुइलेर्मो लासो। दोस्तों अगर हम बात करें इक्वाडोर की तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ये आप जो मैप देख पा रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इसमें ये स्थिति है किसकी? इक्वाडोर की। और इसकी कैपिटल याद रखिएगा क्यूटो है। और दोस्तों इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं कोलंबिया और पेरू। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले हैं नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों भारत के जैवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा। तो वो आने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले हैं। याद रखना है कि जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन 19 से 27 अगस्त तक हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट
वहां पर इसका आयोजन किया जाना है और यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 19वां संस्करण आयोजित किया जाना है। इसका आयोजन विश्व एथलेटिक्स और हंगेरियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह इस मेगा इवेंट के लिए 28 भारतीय एथलीटों को फंड देने वाला है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। 15 भारतीय खिलाड़ी पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो भारत की सैली सिंह हैं, जिनकी उम्र 19 साल है, वो भारतीय दल की सबसे कम उम्र की सदस्य होंगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? सैली सिंह है। नीरज चोपड़ा की बात आई है तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कौन कौन से मेडल जीते हैं, चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। डायमंड लीग 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने गोल्ड मेडल। एशियन चैंपियनशिप 2018 की बात करें तो गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये है नीरज चोपड़ा के करियर के मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हवाना सिंड्रोम पर ध्यान देने के लिए कहा है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के सवाल में जो जवाब दिया है केंद्र सरकार ने, उसने ये कहा है कि वो अब हवाना सिंड्रोम के मामले पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया है। देखिए दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि भारत में भी हवाना सिंड्रोम पर ध्यान दिया जाए। तो उसी को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था और केंद्र सरकार ने अब आश्वासन दिया है कि वो भारत में भी हवाना सिंड्रोम के मामले में ध्यान देगा। दोस्तों, हवाना सिंड्रोम क्या है? तो हवाना सिंड्रोम एक मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों का एक समूह है, जिसमें होता क्या है कि बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मतली होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है और स्मरण शक्ति की क्षति होती है और संतुलन संबंधी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार का जो सिंड्रोम है, इस प्रकार की जो समस्या है, वो हवाना सिंड्रोम के द्वारा बनती है। अब ये हवाना सिंड्रोम क्या है? हवाना क्या है? तो हवाना जो है क्यूबा की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, क्यूबा एक देश है, उसकी कैपिटल है हवाना। और वहां पर जो अमेरिका के कर्मचारी काम कर रहे थे खुफिया विभाग के, उन कर्मचारियों में इस प्रकार की समस्या बनी थी। तो इस सिंड्रोम को नाम क्या दिया गया? हवाना सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल जो है, ये दोनों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं, तो इन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगर हम बात करें मुस्क बुदजी चावल की, तो यह कश्मीर के ऊंचे मैदानों में पाया जाता है और विशेष रूप से अनंतनाग जिले में उगाया जाता है। यह जो चावल होता है ये बहुत छोटा होता है, इसके मोटे दाने होते हैं और इसमें सुगंध होती है, तो इसके लिए जाना जाता है ये मुस्क बुदजी चावल। तो इसी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा चिकरी काष्ठकला जम्मू प्रांत की पहाड़ी श्रृंखला में पाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो वुड क्राफ्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें ये कंघियां बनाई गई हैं और कुछ और सामान बनाए गए हैं इस लकड़ी से। और ये जो चिकरी काष्ठकला है, इसमें जो लकड़ी होती है बहुत मुलायम होती है, इसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। तो इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में वह पहला प्रोडक्ट कौन था जिसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था, तो वो था दार्जिलिंग चाय। तो इसे 2003-4 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। याद रखना है कि ये जो जीआई टैग है ये 10 सालों के लिए दिया जाता है, फिर इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। कुछ प्रमुख जीआई टैग डिस्कस करते हैं, जैसे मरचा चावल जो है ये बिहार से रिलेटेड है, इसे जीआई टैग दिया गया है। बाकी उत्तर प्रदेश के जो काफी प्रोडक्ट हैं जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बनारस पान और बनारस लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ ताला, बखरा ब्रास बेयर और बांदा सजर पत्थर शिल्प, इन सभी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और ये सभी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी पहुंच गई है? आंसर हो जाएगा 6395। यानी दोस्तों कर्नाटक में जो हाथी हैं वो कितने हैं? 6395 हैं। और अगर हम पिछली जनगणना की बात करें तो इसमें 346 की वृद्धि हुई है।
2017 में जो इसका अनुमान था वो था 6049 का, और अब कितना हो गया है दोस्तों, इसका आंकड़ा 6395। हाथी जनगणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की जो कुल संख्या है वो सबसे अधिक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक हाथी हैं, तो वो किस राज्य में है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन के द्वारा नए अमरावती स्टेशन को पिंक स्टेशन के रूप में बदला गया है। तो रेलवे का जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसके द्वारा अभी हाल ही में नए अमरावती स्टेशन को पिंक स्टेशन के रूप में बदला गया है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये पिंक स्टेशन क्या है। अब आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर पिंक कलर को पेंट किया गया है। नहीं दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि जिस स्टेशन पर जितने भी कर्मचारी हैं वो महिलाएं हों, तो ऐसे स्टेशन को पिंक स्टेशन बोला जाता है। तो दोस्तों, मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया है, यानी कि जो नया अमरावती स्टेशन है उसको पिंक स्टेशन के रूप में बदला है, और यहाँ पर 12 महिला कर्मचारी जो हैं वो काम कर रही हैं। रेलवे की बात आई है तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जैसे दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज यादव बने हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है, 2030 तक। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन बना है, सिद्धा रोड स्वामीजी हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला कौन है, सुरेखा यादव। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। आंसर हो जाएगा 5 जिलों में। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, और ये 5 जिले कौन कौन से हैं, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट। तो इनमें इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। और दोस्तों, इन जिलों की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल हैं, तो इन्हीं तीर्थ स्थलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये चलाई जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में पहले चरण में 250 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 जिलों में ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मेरी माटी मेरा देश अभियान कब से शुरू किया गया है। तो 9 अगस्त 2023 से शुरू किया गया है। अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को। भारत किस देश में 7 लाख USD के अनुदान के साथ स्वच्छ जल परियोजनाओं का समर्थन करेगा, तो बलू में। WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहां शुरू हुई है, तो ये कोलकाता में। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं, S परमेश बने हैं। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किस राज्य में किया जाएगा, बिहार में। भारत ने फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल कितने मेडल जीते हैं, 26। मिशन लूना 25 किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, रूस के द्वारा। CBI एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है, कहां स्थित है, तो CBI एकेडमी गाजियाबाद में स्थित है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है, INS चक्र। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है, INS कावेरी। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है, INS विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है, अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है, पृथ्वी, यानी मिसाइल कौन है, पृथ्वी है। तो प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है मिसाइल। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है, तारापुर। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था, कब किया गया था, 1951 में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये है दोस्तों भारत में प्रथम, तो इन्हें आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 9 अगस्त। तो इसका सभी लोगों ने आंसर दिया है 9 अगस्त। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।